अरे ये तो साफ साफ मुंह पे ठगने वाली बात है कि हम 15 साल से फेल हो गए हैं, हमको 5 साल और दीजिए और हम फिर आपको पास करके दिखाएंगे। ये दिखाता है इस बात को कि 5 साल तक अंधे और बहरों की तरह ये सरकार सोई रही और जब चुनाव का समय आ रहा है तो लोगों को फिर से ठगने और फुसलाने के लिए चुनाव के ठीक पहले योजनाओं की शुरुआत हो रही है। नमस्कार, आप लाइव न्यूज ग्लोबल देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि जन सुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमार शांतनु आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। युवा संकल्प कार्यक्रम के तहत उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए उनकी बातों को हम सुनवाते हैं। मीडिया बंधुओं को, प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन सुराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। मुजफ्फरपुर मेरा गृह जिला है, लेकिन प्रदेश युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने के बाद ये मेरा पहला आगमन है अपने ज़िले में। और मुजफ्फरपुर से आइडेंटिफाई हो चुका है कौन उम्मीदवार होंगे? जन सुराज पार्टी में जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनकी चयन की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी है और बहुत ही सघन है। आपको बहुत जल्दी ही यहाँ से एक योग्य कैंडिडेट मिलेंगे और जैसे ही उसकी घोषणा होगी आप तक पहुँच जाएगी। युवा संकल्प की बात कर रहे हैं, क्या युवा होंगे या ओल्ड एज के होंगे? युवा संकल्प का मतलब ये नहीं है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो इस पूरे अभियान से अलग हैं। युवा संकल्प युवाओं को एक अच्छी राजनीतिक परिपाटी से जोड़ने का एक अभियान है। और जहाँ तक यहाँ के कैंडिडेट का सवाल है तो आपको भी पता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा, जो भी जीत के आते हैं कहते हैं कि हम बदलाव करेंगे, लेकिन क्या ये अपने आप में बदलाव करेंगे? जितना अभी भ्रष्टाचारी और ये जो हो रहा है ये बदलाव करेंगे? अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल ठीक। जो भी जीत के आते हैं या जीतने के लिए जाते हैं वो कहते हैं कि हम बदल देंगे, हम बदलाव करेंगे। आपने पिछले 30-35 सालों में जो यहाँ के दो मुख्य गठबंधन हैं उनको तो देख ही लिया है और इस बात से आप में से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि ये दोनों ही गठबंधन बिहार के विकास और बिहार की उम्मीदों पे फेल हो गए। तो अब आप ही खुद सोच लीजिए कि अगर आपको किसी बीमारी का इलाज करना है तो वही एक्सपायरी वाला दवा खाएंगे या किसी नए दवा को आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? जिस तरह आपकी जो रणनीति है, लगातार बिहार में घूम रहे हैं और अभी ये जो सरकार है वर्तमान में लगातार योजनाओं पे योजना दे रही है, क्या बिहार की जनता पे प्रभाव पड़ेगी? ये जो सरकार की योजनाओं पे योजनाओं देने की जो बात आपने कही है ये दिखाता है सरकार के अंदर एक घबराहट को। ये दिखाता है इस बात को कि 5 साल तक अंधे और बहरों की तरह ये सरकार सोई रही और जब चुनाव का समय आ रहा है तो लोगों को फिर से ठगने और फुसलाने के लिए चुनाव के ठीक पहले योजनाओं की शुरुआत हो रही है। ये यह भी दिखाता है कि अगर विपक्ष मजबूत हो, अगर विकल्प के पास आवाज़ बहुत मजबूत हो तो सरकार को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिस तरह से जन सुराज पिछले 3 सालों से ये कह रहा है कि 400 रुपये का भीख हमको अपने वृद्धा जो गार्जियन है उनके लिए नहीं चाहिए, कम से कम 2000 रुपया चाहिए, तो अब जाके चुनाव के 4 महीने पहले सरकार को इस बात पे मजबूर होना पड़ा है कि आंशिक रूप से इसको बढ़ा के 1100 रुपये किया है। मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूँ, 2023 में जब जातिगत जनगणना हुई थी तो नवंबर 2023 में विधानसभा के पटल पर हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि 94 लाख जो पिछड़े परिवार हैं उनको सरकार 2 लाख रुपए की अनुदान राशि देगी। 2 साल तक सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और जब पिछले 3 महीने से जन सुराज एक अभियान बनाकर लोगों तक पहुंच रही है ये बताने के लिए कि सरकार को अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा, तो अभी 6 या 7 दिन पहले सरकार झुकी है
और उसने अपना ये आंशिक रूप से अपना वादा पूरा करना जिस शुरू तरह किया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहारियों को कि छठ के बाद कोई पलायन नहीं करेगा, बंद हो गया। सम्राट चौधरी का बयान आया है कि अब 5 साल हमें दीजिए, अब नहीं जाना पड़ेगा किसी को। अभी तक कितना साल दिए हैं उनको, पूछिए उनसे कि अब अगला 5 साल चाहिए। पिछला 10 साल 15 साल किसके पास था? अरे ये तो साफ साफ मुंह पे ठगने वाली बात है कि हम 15 साल से फेल हो गए हैं, हमको 5 साल और दीजिए और हम फिर आपको पास करके दिखाएंगे। इससे ज्यादा थोकी बात कुछ हो नहीं सकता। भाई बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बनाने का काम इसी सरकार ने किया है। अगर भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी के मोदी जी मधुबनी में आके कहते हैं कि हम यहाँ से ट्रेन चला देंगे, उसमें बिहार के श्रमिक परिवारों को आसानी होगी, तो आप समझिए कि बीजेपी के नेताओं के मन में बिहार सिर्फ श्रमिक परिवारों का राज्य भर है। 4 से ज़्यादा उन्होंने अब विजिट कर लिया। 18 तारीख को फिर से आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। एक बार भी किसी इंडस्ट्री को यहाँ पे लाने की बात नहीं की उन्होंने। देख क्या रहे हैं वो मखाना बोर्ड का लॉलीपॉप बजट में, देख क्या रहे हैं हम आपको यहाँ से ट्रेन भेज देंगे। 5 साल पहले बोले थे कि 50,000 करोड़ रुपया का अनुदान राशि देंगे, कहाँ है वो पैसा? जब चुनाव आता है तो ये बरसाती मेढक की तरह निकल के वापस आते हैं और फिर वही झूठे वादे बार बार बोल के जनता को बहलाते हैं। आप इनको छोड़ दीजिए, जो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं ये भी कम पलटू तो नहीं है। जब मौका मिला उप मुख्यमंत्री बनने का तो तुरंत चाचा जी के गोद में बैठ गए और कहते हैं कि हमने बिहार के युवाओं को इतने हजार नौकरी दे दी। पूछिए उनसे कि जो इतने हजार नौकरी दिया है उसमें कितने लोग बिहार के हैं। आप जाके निकालिए डाटा, जितनी भर्तियां हो रही है स्कूलों में उसमें 60 से 65% जो भर्तियां हैं वो आपके पड़ोसी राज्यों के लिए हो गई, वहाँ से पड़ोसी राज्य के युवकों से हो रही है। हमको पड़ोसी राज्य से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब बिहार का युवा रोजगार खोज रहा है, जब बिहार का बच्चा भूखा है, तो बिहार की नौकरी पे पहला अधिकार भी यहाँ के युवाओं का होना चाहिए। बिहार को एक मजबूत डोमिसाइल नीति की जरूरत है। अब जाके तेजस्वी जी कहते हैं कि हम डोमिसाइल नीति लेके आएंगे। जब 17 महीने के लिए यहाँ पर थे सत्ता में, तब क्यों नहीं लेके आए वो? तब क्या वजह थी? कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी थी कि आपको तब बिहार के युवाओं की याद नहीं आई? और जब चुनाव आ रहा है तो आप हर तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। कुल मिला के बात इतना हो गया है कि बिहार के युवाओं को इन राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ झंडा उठाने वाला और भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया है। जब इनको झंडा उठाने के लिए किसी को चाहिए तो इनको युवा याद आते हैं, जब इनको भीड़ इकट्ठा करना होता है तो इनको युवा याद आते हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दों पे कोई बात नहीं करने के बाद। इलेक्शन कमीशन पे कुछ कहना चाहेंगे सर? इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके स्वायत्तता का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन आपको मैं फिर भी याद दिलाऊं कि जब जब राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तो उसने इलेक्शन कमीशन को कठपुतलियों की तरह अपने फेवर में इस्तेमाल किया है। इस बार जिस SIR की आप लोग बात कर रहे हैं जो अभी चर्चा में है, आपको मैं बताऊं कि SSR हर 1 जनवरी को एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन इस साल वो नहीं लाया गया। क्या सोच के नहीं लाया गया? और जब चुनाव के 3 महीने रह गए हैं तो आप उसको SIR के रूप में 1 महीने में सारे प्रोसेस को कंप्लीट कराना चाहते हैं। इसमें धांधली नहीं होगी तो क्या होगा? आपका पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरे पार्टी का स्टैंड है कि हम चुनाव आयोग के इस नोटिफिकेशन का विरोध करते हैं और हम यहाँ पर सत्ताधारी पार्टियों से और चुनाव आयोग से ये सवाल भी कर रहे हैं कि यही वो वोटर लिस्ट है जिसपे 2024 में आपने लोकसभा चुनाव कराया था, जिसके आधार पे जीत के हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। तो चुनाव आयोग ये बताए कि जो हमारे प्रधानमंत्री चुन के गए हैं वो गलत वोटर लिस्ट के आधार पे चुने गए हैं। क्या ये चुनाव आयोग मानने को तैयार है? अगर नहीं तो अभी इस वक्त इस बात को लाने का क्या औचित्य है? बिना विपक्ष के, बिना जनता को बताए इलेक्शन कमीशन किस तरह का फर्क है?
देश में राज्य में इलाका है, तो ये जनता का शोषण ही है। गरीब लोगों का जो प्रदेश में सभी लोग हैं बाहर काम करते हैं। आप पत्रकार होते हुए इसको किसी भी रूप से देख सकते हैं, लेकिन जन सुराज का बहुत क्लियर स्टैंड है। जन सुराज इस नोटिफिकेशन का विरोध करता है, लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और काफ़ी खरी खोटी सुनाई है आपके चुनाव आयोग। शांतनु जी, अभी आप बोले हैं कि हम विशेष कार्य के लिए मुजफ्फरपुर में आए हैं, तो क्या मुजफ्फरपुर जिले की किसी विधानसभा से क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरी तैयारी तो बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर है। ये स्पेशली अपनी बात मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। जिस जिम्मेदारी पे मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि हर विधानसभा पे युवाओं की भागीदारी, युवाओं की हिस्सेदारी मजबूत हो। अच्छा, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही बेटी किसी रूप में बलि चढ़ती है, चाहे जिस रूप में बलि चढ़े, तो क्या प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी तो ये फिर रुक जाएगा? देखिए, पिछले 2-2.5 महीनों में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रहा ये कहने में कि बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक काल का ये काला समय चल रहा है। जिस समाज में बहू बेटियां आपकी सुरक्षित नहीं हो, उस समाज में कभी भी विकास की बात नहीं हो सकती। जब अपराधियों के मन में प्रशासन का खौफ खत्म हो जाता है, जब पुलिसिया तंत्र निठल्ली हो जाती है, तब जाके समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ता है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बिहार में शिक्षा और समझदारी के अभाव का एक इंडिकेटर है। पुरानी में एक लड़की का रेप हुआ और उसको PMCH में गया तो बेड नहीं। जब विजय सिन्हा जो डिप्टी CM उन्होंने कहा कि तुम बेटा कसम खाओ कि तुम बेड नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे डिप्टी CM? और यह क्लिप सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हुआ है। इतना बेहुदापन किया है इस बार। मुजफ्फरपुर में आए दिन रोज मर्डर होता है। इस तरह का केस रोज बिहार में हो रहा है। कोई जंगल राज नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा कि गुंडा राज चल रहा है, रोज व्यापारियों को मारा जा रहा है। एक और आप कहते हैं हम श्रमिक लोग को अपने राज में रखेंगे, कैसे? देखिए, ये सारे जो मुद्दे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप किसी एक मुद्दे को दूसरे मुद्दों से अलग करके नहीं देख सकते। अगर समाज में व्यापारियों की हत्या हो रही है, समाज में बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो इसका सीधा इंडिकेटर ये है कि जो आपराधिक तत्व हैं उनके अंदर से प्रशासन और पुलिस या तंत्र का खौफ खत्म होता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है पटना में सरकार में बैठे हुए वो निकम्मे ऑफिसर, वो लोग जो सरकार चलाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। जब से आपने शराबबंदी कम किया है, जब से आपने शराबबंदी को लागू किया है, आपने कागज पे तो लागू कर दिया, लेकिन शराब माफिया खुलेआम शराब बना रहे हैं और शराब बेच रहे हैं। युवाओं को एक आपराधिक गतिविधि की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जो युवा बेरोजगार है वो 200-500 रुपया के लिए मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ होम डिलीवरी करता फिर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका एक ही इलाज है अच्छे व्यक्ति का चयन करना इस चुनाव में। और मैं आपके द्वारा ये कह रहा हूं कि अच्छा व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन चुनाव आपको सच्चे और अच्छे राजनीतिज्ञ का करना पड़ेगा। बिहार को इस बार